हाँ, हेलो दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है संविधान, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है, ठीक है। संविधान देखो, उन प्रावधानों का संग्रह है, उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है। अब जब भी कोई बंदा पूछे कि संविधान क्या होता है, संविधान एक प्रावधान है और उसके आधार पर हम देश का शासन चलाते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान देश की मूल विधि है। संविधान देश की मूल विधि है। क्या है? संविधान देश की मूल विधि है, ठीक है। जब भी कोई पूछे तो संविधान क्या है? देश की मूल विधि है, ठीक है। दूसरा, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद के बारे में देखेंगे कि जहाँ पे देखो संविधान होगा वहाँ पे संभवतः संविधानवाद होगा ही होगा, और जहाँ पे संविधान नहीं होगा वहाँ पे संभवतः संविधानवाद नहीं होगा। तो आप ये देखो कि भारत में संविधान तो है, तो भारत में संभवतः संविधानवाद होगा। अब संविधानवाद का अर्थ होता है कि मनमाना शासन को सीमित करना। मनमाना जो सरकार मनमाने करती है उसको सीमित करने के लिए होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका अर्थ होता है मनमाने शासन को सीमित करना। सीमित करना, ठीक है। मनमाने शासन को क्या होता है? इसका अर्थ होता है मनमाने शासन को आप सीमित कर देंगे, ठीक है। अब मनमाने शासन को सीमित करने का मतलब जैसे लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये मनमाने शासन को सीमित करता है। हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका भी है जो हमारे मनमाने शासन को सीमित करता है। यदि सरकार मनमाना करती तो न्यायपालिका है ना, हमारी जुडिशरी है ना, सर्वोच्च न्यायालय है, हाँ हाई कोर्ट है, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ठीक है, उसके लिए भी है ये हमारा, ठीक। आगे हम चलते हैं। भैया, भैया। हम्म, अरे यार, दूसरा हम देखेंगे राज व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। देखो, संविधान है, संविधान के जो प्रावधान है जब हम उनको व्यवहार में लागू करते हैं, ठीक है, तो जो भी मुद्दे या जो भी विषय उभर करके आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। जो भी मुद्दे, जो भी विषय उभर करके आएंगे उसे हम राज व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। तो मान लो आर्टिकल 348 है, ठीक है। आर्टिकल 348 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे अब देखो आर्टिकल 17 देख लो। आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। तो ये कहाँ दिया गया था? संविधान में दिया गया था। कहाँ दिया गया था बाबू? ये संविधान में दिया गया था। लेकिन अब हमें क्या करना है? संविधान में दिया गया था, अब हमको करना क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब हम इसको अपने ज़मीनी लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है,
तब वो क्या बन जाएगा, राज व्यवस्था बन जाएगा। तो देखो अस्पृश्यता कानून जो है ये 1955 का कानून है, ठीक है, 1955 में कानून आया था। इसमें क्या कहा गया था कि 22 बातें करी गई थी कि यदि आप 22 बातें SC ST के बारे में या छुआछूत के बारे में आप बात करेंगे तो आपको जो है दंड मिलेगा, अपराध करोगे तो दंड मिलेगा, ठीक है। अभी संशोधन करके कितनी बातें कर दी गई है, 47 बातें। कितनी बातें कर दी गई है, 47 बातें कर दी गई है, ठीक है। अब आप ये देख लिए कि राज व्यवस्था क्या होता है, इसके राज व्यवस्था के अंग देख लो आप, संसद हो गए, ठीक है, संसद देख लो। दूसरा आप संस्थाएं देख लो, ये सब राज व्यवस्था के क्या हैं, अंग हैं। संस्था, ये सब राज व्यवस्था के क्या हैं, अंग हैं, ठीक है। संस्थाएं ये सब राज व्यवस्था के अंग हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, अब हमारा संविधान है, ठीक है। अब इसकी संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखो संवैधानिक संस्थाएं संविधान की कौन कौन सी होती हैं। तो एक संस्था होती है संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली संस्था संवैधानिक संस्था होती है, दूसरी असंवैधानिक संस्था होती है, असंवैधानिक संस्था होती है, तीसरी गैर संवैधानिक संस्था होती है। गैर संवैधानिक संस्था, या तो आप बोल देंगे उसको संविधान नेतर संस्था, संविधान नेतर संस्था, ठीक है। आप इसको इतना बोल सकते हो। अब संवैधानिक संस्थाएं में देखोगे जो संविधान में दिया गया हो, ठीक है, जो संविधान में दिया गया, जैसे आर्टिकल है 338A, 338A, ये आर्टिकल 338 ए ये जो है अनुसूचित आयोग से संबंधित है, हाँ, SC आयोग से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, SC आयोग से संबंधित है। तो ये संविधान में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी। अब असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, जिसका जो संविधान का विरोध करें, जो संविधान का विरोध करेंगी वो असंवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, असंवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी। जैसे कि मकोका कानून आया था महाराष्ट्र में, और टाडा आया था, उल्फा आया था। ये क्या है, असंवैधानिक संस्थाएं हैं। क्या है, ये असंवैधानिक संस्थाएं हैं। अब गैर संवैधानिक संस्था में देखेंगे तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। गैर संवैधानिक संस्थाओं को हम 3 भागों में बांटेंगे। क्या है, गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था, इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे। तो गैर संवैधानिक संस्था में देखेंगे, पहला है सांविधिक, पहला है सांविधिक, दूसरा है कार्यकारी, तीसरा है अन्य, ठीक है। अब सांविधिक संस्थाएं, अब आप देखेंगे सांविधिक संस्था में क्या होता है, जो संसद कानून बनाए, विधानमंडल कानून बनाए, ठीक है। अब देखो संसद में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कानून बनाया, संसद और विधानमंडल, ठीक है। कौन कौन कानून बना रहा है, संसद बना रहा है, विधानमंडल बना रहा है, ठीक है, विधानमंडल। अब संसद में कौन कौन होंगे, तो लोकसभा होता है और इधर राज्यसभा होता है, और प्लस राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राष्ट्र राष्ट्रपति राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब संसद कैसे बना, लोकसभा को मिला करके राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति को मिला करके संसद बना, ठीक है। क्या बना, संसद। संसद क्या होता है, पहले आप ये समझ लो, संसद एक भवन होता है। संसद क्या होता है, एक भवन, एक घर होता है, जहाँ पे जा करके हमारे सांसद लोग बैठते हैं, ठीक है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है
कि संसद क्या होता है, एक भवन, एक घर के जैसा होता है। और वहां पे जाकर के हमारे जो जिसको हम चुन करके भेजते हैं, हमारे जो सांसद लोग होते हैं, वो जाकर के वहां पे बैठते हैं, तो उसको सांसद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? सांसद कहा जाने लगा। ठीक है, तो जब संसद हमारी जो कानून बनाएगी उसको सांविधिक बोलेंगे। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? स्टेचुटरी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टेचुटरी बोलते हैं। स्टेचुटरी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको स्टेचुटरी बोलेंगे, सांविधिक कानून बोलेंगे। सांविधिक कानून में संसद या तो विधानमंडल कानून बनाएगी। विधानमंडल में देख लो, विधानमंडल राज्य में होता है, विधानमंडल में कौन होता है? तो विधानसभा होता है, और इधर विधान परिषद होता है। ठीक है, और उधर उस प्लस राज्यपाल, इन तीनों को मिलाएंगे तो विधानमंडल बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मिलाएंगे तो विधानमंडल बन जाएगा। अब इधर विधानमंडल हो गया, और अब विधानसभा और विधान परिषद को मिला करके विधानमंडल बना। ये जब कोई कानून पारित करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सांविधिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सांविधिक कहा जाएगा, स्टेचुटरी कहा जाएगा। अब कार्यकारी की बात आती है। ठीक है, अब हम कार्यकारी की बात देखेंगे। तो कार्यकारी देख लो। कार्यकारी के बारे में देखेंगे तो कार्यकारी में जैसे नीति आयोग हो गई। ठीक है, नीति आयोग ना, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की बात आप कर लो। तो अब नीति आयोग जो भी बना है ये कार्यकारी है। क्या है? ये कार्यकारी है। ठीक है, नीति आयोग जो बना है वो कैसा है? ये कार्यकारी है। अब आप देखो, अब कार्यकारी में क्या होता है कि जो संविधान से तो नहीं बना होता, लेकिन संविधान के प्रावधानों को लगभग लगभग पूरा करता है। ठीक है, तो नीति आयोग बनाया गया। और उसके बाद में अन्य में चलेंगे आप, अन्य में देख लेंगे। अन्य में देख लो, इधर अन्य में देख लो। तो अन्य में पहला आप देखेंगे किसान आंदोलन, किसान का संगठन जो बना है। ठीक है, दूसरा छात्र संगठन देख लो, छात्र संगठन देख लो। ठीक है, किसान संगठन देख लो, छात्र संगठन देख लो, मजदूर संगठन देख लो। ठीक है, आपने ये सब देखा। अब आगे हमें देखना है संविधान का परिचय। आगे क्या देखना है हमें? संविधान का परिचय। ठीक है, संविधान का परिचय देखेंगे अब हम। ठीक है, संविधान के परिचय के बारे में देखो, इसको भी 3 भागों में बांट दो। संविधान का आदर्श, संविधान का आदर्श क्या है? ठीक है, और दूसरा, एक तो संविधान का आदर्श हो गया, और दूसरा देखेंगे सरकार का गठन, सरकार का गठन। ठीक है, तीसरा देखेंगे अन्य या विविध। ठीक है, अब आप देखो संविधान का आदर्श में लगभग लगभग 1/3 जो है संविधान का आदर्श, हम पूरे संविधान में पढ़ेंगे कि संविधान का आदर्श क्या है, 1/3। ठीक है, उसके बाद में 50% तुम सरकार के गठन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 50% सरकार के गठन के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में विविध में देखेंगे तब न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। ठीक है, न्यायपालिका। ठीक है, अब देखेंगे संविधान के आदर्श में पहला शब्द आएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना देखेंगे। दूसरा शब्द देखेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार क्या होता है? का आर्टिकल कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी आर्टिकल कहाँ से है? 36 से लेकर के 51 तक है। 36 से लेकर के 51, 36 से लेकर के 51 तक।
ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे मौलिक अधिकार, ये आप ये आपका, ठीक है। आगे देखो, चौथा आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य। चौथा किसके बारे में देखेंगे? मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये 51 क में है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में अब हम सरकार के गठन के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देख लेना चाहते हैं कि संविधान का आदर्श, थोड़ा प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं, फिर सरकार के गठन की बात करते हैं। तो देखो, प्रस्तावना, अब प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है उसके बारे में आप ये सोचो कि एक संविधान है हमारा, उसी से रिलेटेड प्रस्तावना लिखा गया है। तो अब पूरा आप या तो संविधान की किताब पढ़ो, कोई भी बंदा यदि आपके इंडिया में आता है, आपके संविधान के बारे में जानना चाहता है, तो क्या करेगा? पहले प्रस्तावना पढ़ेगा, ठीक है। प्रस्तावना पढ़ेगा, और जब प्रस्तावना पढ़ेगा तो देखो होता क्या है प्रस्तावना में, कि आप संविधान के आदर्श क्या हैं, हाँ, संविधान का स्वरूप क्या है, और संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। प्रस्तावना में तो यही सब पढ़ेगा कि संविधान के आदर्श, स्वरूप, उसके लागू होने की तिथि, यही सब पढ़ना है उसको, ठीक है। तो प्रस्तावना में यही सब है कि संविधान के आदर्श, आदर्श क्या है संविधान के, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसका स्वरूप क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है, ठीक है। तीसरा जो है, संविधान का लागू होने की तिथि क्या है, होने की तिथि। अब देखो, प्रस्तावना शब्द जो है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बाबू? ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना शब्द अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लेंगे इसको? हम यूएसए से लेंगे, अमेरिका से लेंगे। लेकिन इसकी भाषा, प्रस्तावना की जो है भाषा, ये देखो, भाषा और विषय वस्तु, भाषा प्लस विषय वस्तु। तो प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं है, हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन उद्देशिका शब्द है, उद्देशिका शब्द है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा में उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करी गई नेहरू के द्वारा, ठीक है। उसको 22 जनवरी, 13 दिसंबर से 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में आपने देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब सरकार का गठन देखेंगे। सरकार का गठन, ठीक है। सरकार के गठन को हम विधायिका, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका में बांट देंगे, ठीक है। तो सरकार को हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देंगे, ठीक है। तो अब विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना। विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना, ठीक है। देखो, विधायिका के कानून बनाना, तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा।
ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि संसद में कौन कौन से लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, विधानमंडल में कौन होता है, तो विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। ठीक है, ये आपकी विधायिका है। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कानून को बनाना, विधायिका कानून बनाएगी। ठीक है, अब कार्यपालिका, इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अब अगले पेज में कार्यपालिका को समझते हैं। कार्यपालिका को देखते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका होता है, एक स्थायी कार्यपालिका होता है, स्थायी कार्यपालिका, और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होता है। ठीक है, अब स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं, अब आप सोचो स्थायी कार्यपालिका में, तो स्थायी कार्यपालिका में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईएएस हो गए और पीसीएस वगैरह हो गए, आईपीएस हो गए। कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, अब देखो ब्यूरोक्रेट्स एक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं अर्थ होता नहीं है। एक बंदा है जिसका नाम है विंसेंट गार्डिया। क्या नाम है इनका, विंसेंट गार्डिया, विंसेंट गार्डिया। विंसेंट गार्डिया नाम का एक बंदा है, ठीक है, जो सन 1745 में, सन 1745 में ब्यूरोक्रेट्स एक शब्द दिया। ठीक है, उसके अर्थ को बताने में असमर्थ रहा, अर्थ बताया नहीं। तो लोग जैसे ही ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है, लोग सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस ही जो है ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये भ्रम है। दूसरे बंदे थे मैक्स वेबर। 21 अप्रैल 21 अप्रैल सन 1900 21 अप्रैल 1864, 21 अप्रैल सन 1864 को मैक्स वेबर नाम के एक बंदा हुए, जन्म हुआ इनकी। ठीक है, इनकी जन्म क्या है मैक्स वेबर की, 21 अप्रैल 1864, मैक्स वेबर, वेबर। ठीक है, इन्होंने नौकरशाही की कुछ बात बताई कि नौकरशाह होता कौन है। ठीक है, नौकरशाह के बारे में बताया, मैक्स वेबर ने किसके बारे में बताया, नौकरशाह के बारे में बताया। ठीक है, जो प्रशासन को संभालता हो। ठीक है, जो प्रशासन को संभालता हो, एक प्रशासन की क्वालिटी होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा वहाँ पे, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि स्थायी कार्यपालिका आईएएस पीसीएस या अधिकारी जैसे लोग होते हैं, हाँ, जो देश के लिए कार्य करते हैं। आगे हम देखेंगे अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में एक संघ की कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक होती है दूसरी, एक संघ की कार्यपालिका होती है, दूसरी होती है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आएंगे, तो पहला नंबर पे वरीयता सूची में कौन है, राष्ट्रपति जी हैं। पहले नंबर पे कौन आएंगे, राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति जी आएंगे। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री जी आएंगे। ठीक है, और चौथे नंबर पे देखेंगे तो मंत्रिपरिषद आएगा।
ठीक है। आगे हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका में पहले नंबर पे राज्यपाल, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर जी। फिर मंत्रिमंडल आएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है कार्यपालिका की जानकारी हो गई। ठीक है, आप देख लिए कि कार्यपालिका एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी भी संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, अब न्यायपालिका देखो क्या होता है हमारा। ठीक है, इधर क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इधर आएगा हाई कोर्ट, इधर आएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब देखो हमारा न्यायपालिका है अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको सामान्य न्यायालय के नाम से जानते हैं, इसको सामान्य न्यायालय के नाम से जानते हैं। जो भी मुद्दे उभर करके आते हैं, हाँ, जिस पे डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट को टैकल करने के लिए हमारी न्यायपालिका बनाई गई है। ठीक है, अब इसी के समकक्ष हम आपको थोड़ा सा ट्रिब्यूनल के बारे में बता देना चाहते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल का आपने नाम सुना है, देखिए ट्रिब्यूनल मीन्स क्या होता है? अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। ठीक है, ट्रिब्यूनल मीन्स अधिकरण होता है। जैसे आप कैट के बारे में देख लो, CAT, कैट, आपने नाम से सुना होगा कैट के बारे में। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल है। अब देखो इसको सेंट्रल, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो मैं थोड़ा ये बताना चाह रहा था कि देखो 1985 में कैट बनाया गया, 1985 में। ठीक है, अब कैट क्यों बनाया गया? तो जब जैसे कोई अधिकारी को कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे जो IAS अधिकारी है उसको, कोई IPS अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो अपनी प्रॉब्लम किसको बताने जाए? तो उसके लिए एक कैट संस्था बनाई गई। ठीक है, कि कैट संस्था बनाई गई। और अब देखो नॉर्मल आदमी, आम आदमी और अधिकारी के बीच में यदि विवाद हो जाए तो कैट बनाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मामले बहुत दिन तक लंबित पड़े रह जाते थे। सामान्य न्यायालय में जो मामले होते थे बहुत दिन तक लंबित पड़े रह जाते थे। ठीक है, जल्दी निपटारा नहीं होता था। अब जिसको ज़रूरत है उसको तो कैट के लिए जाना है। मान लो आपने UPSC जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म डाला। ठीक है, लास्ट समय में आपका आ गया कि एडमिट कार्ड नहीं आया। अब आप क्या करोगे? अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे 10 साल लगा देगा। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट में आप जब यहाँ कैट में जाओगे, शायद आज जाओगे कल मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे जानकारी में एक लड़का था, वो UPSC का एग्ज़ाम दिया था, प्रीलिम्स पास हो गया था, मेंस का एग्ज़ाम दे रहा था। ठीक है, उसका बीमारी से ये हाथ कट गए, बाएं हाथ से लिखता भी था। अब उसके बाएं हाथ कट गए, अब क्या करे वो? उसने अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि अब मुझे स्क्राइबर चाहिए, जो लिखने वाला होता है उसके जगह पे। तो लगा कि यार ये सोच रहा होगा कि मैं बोल बोल के जल्दी लिखवा लूँगा, हाँ, दूसरे से। तो अब ऐसा केस पहली बार आया था। वो कहाँ गया? वो कैट में गया। ठीक है, कैट में गया। आज बोलता है कल ही उसके मामले का निपटारा कर दिया जाता है। बोला है कि ठीक है, आप जो है दूसरे बंदे को बैठा सकते हो लिखने के लिए।
ना उसको मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाता तो क्या मिलता? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो ट्रिब्यूनल है ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो न्याय जल्दी मिलता है, ग्राहकों के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया, सस्ता न्याय मिलता है, जल्दी न्याय मिलता है, और कभी कभी पैसे लगते हैं लेकिन लगभग निःशुल्क ये न्याय मिलता है ट्रिब्यूनल से। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टॉपिक से हम भटक रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ देखो आरटीआई है। ठीक है, आरटीआई, आरटीआई कानून बनाया हमारे भारत में 2005 में आ रहा है। कब आ रहा है? 2005 में आ रहा है। ठीक है, आरटीआई कानून कब आया भारत में? 2005 में आया। और ये सबसे पहले स्वीडन में, कहाँ बनाया गया था? स्वीडन में सन 1766 में बनाया गया था। ठीक है, अब स्वीडन में दो पार्टी थी, एक हैट्स पार्टी थी। ठीक है, और दूसरा जो पार्टी थी, एक हैट्स पार्टी थी, दूसरा कैप पार्टी थी, कैप्स। ठीक है, स्वीडन में दो पार्टियां थी। अब ये जो है रूलिंग पार्टी थी उस समय पे, रूलिंग पार्टी थी। और ये कौन थी? ये विपक्ष में थी, ये विपक्ष में थी। तो इसका कहना था कि यदि हमें आप गद्दी पे लाओ या तो मुझे जिताओ, तो मैं क्या लेके आऊँगा? आरटीआई ले आऊँगा। हाँ, क्या लेके आऊँगा? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई लाऊंगा। ठीक है, तो सन 1765 में चुनाव हुए। कब? सन 1765 में चुनाव हुए। तो चुनाव जब जीत करके ये कैप्स पार्टी आती है, तब क्या बनाती है? सन 1766 में बनाती है, आरटीआई बनाती है। ठीक है, उसी का नकल करके 200 साल बाद, उसी का नकल करके अमेरिका, ठीक है, जिसको कहते हैं यूएसए, अमेरिका कानून बनाता है। ठीक है, अमेरिका आरटीआई कानून बनाता है कब? 200 साल बाद, 1966 में बनाता है ये, अमेरिका बनाता है। अमेरिका के बाद फ्रांस बनाएगा। फ्रांस कब बनाएगा ये? तो फ्रांस बनाएगा 1778 में, और 1978 में, सॉरी 1978 में। ठीक है, आगे उसके बाद कनाडा बनाएगा। कनाडा बनाएगा, कनाडा कब बनाएगा? 1988 में। ठीक है, सोचो कितने दिन बाद बाकी दुनिया बना रही है। अब भारत तो ब्रिटेन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ब्रिटेन को फॉलो करता है। अब ब्रिटेन कब बना रहा है? 2005 में। ठीक, उसके बाद भारत भी बना रहा है। कब? 2005 में, 2005 में। अब इसकी एक कहानी है, इसकी एक कहानी ये है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था, संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा में प्रोफेसर केटी शाह, उन्होंने आरटीआई को बनाने की बात कही। तो उस समय कहा गया था कि आरटीआई की ज़रूरत नहीं है, जो है मौलिक अधिकार के 19 क्लाज 1 सब क्लास ए में ये बातें ऑलरेडी निहित है। ठीक है, तो इसलिए इसको कह करके टाल दिया गया था। जब जनता पार्टी दोबारा 1977 में आती है, तो फिर आरटीआई का एक मुद्दा उठाती है कि आरटीआई बनेगा, समिति बनाया गया। फिर उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, फिर भी नहीं बना। फिर आई के गुजराल जी आए, फिर भी नहीं बना। हाँ, तो ऐसे 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 लास्ट में जो है, जब बनता कब है, किसके शासनकाल में बनता है? तो वो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी के, उनके काल में आरटीआई बनता है। ठीक है, अब आरटीआई के बारे में लोग तो जानते नहीं हैं, आरटीआई के बारे में लोग जानते नहीं है। अब आरटीआई क्या है? आरटीआई में तो लोग जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो लोग पहुंचते हैं, जो मीडिया कर्मी लोग होते हैं वो लोग पहुंचते हैं, धनी लोग पहुंचते हैं। हाँ, नॉर्मल लोग जो गांव के लोगों तक इनका पहुंच नहीं है। तो आरटीआई के लिए जो अधिकारी काम करता है उसको पीआईओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआईओ बोलते हैं, पब्लिक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या बोलेंगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो आरटीआई की जगह पे अभी क्या नाम सुने जा रहे हैं? देखो, ये सेवा गारंटी
सेवा गारंटी अधिकरण, ठीक है। सेवा गारंटी अधिकरण ये कब आया? 2011 में पहली बार मध्य प्रदेश, पहली बार मध्य प्रदेश अपनाया, उसके बाद में ही सेवा गारंटी अधिकरण को लोग अपनाए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? राइट टू हियरिंग, राइट टू हियरिंग, ठीक है। दूसरा कौन? राइट टू हियरिंग। राइट टू हियरिंग जो आया ये 2012 में आया। पहली बार अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, ठीक है। पहली बार अपनाने वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान ने अपना लिया। अब ये सब क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ये सब जल्दी न्याय देते हैं और गांव के लोगों तक पहुंच है, ग्रामीणों तक ना। वैसे क्या होता था कि आरटीआई के बारे में लोगों तक मालूम ही नहीं है, कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके फ़ायदा उठा ले जाते थे, ठीक है। तो आरटीआई बहुत महंगा चीज़ है। हाँ, ये राइट टू हियरिंग ये बहुत इजी चीज़ है, गारंटी ये सब बहुत इजी चीज़ है। हाँ, अब देखो सेवा गारंटी अधिकरण, ठीक है। इसके लिए जो ऑफिसर बनता है एक डीओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। इसके लिए कौन सा ऑफिसर होता है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। और राइट टू हियरिंग के लिए जो ऑफिसर बनाया गया पीएचओ, पीएचओ क्या बनाया गया? पीएचओ पब्लिक हायरिंग ऑफिसर, ठीक है, पीएचओ बनाया गया। तो अब हम ये बताना चाह रहे थे कि न्याय के बारे में, ठीक है। न्याय में आप इतना समझ लो कि जो हमारा ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जो अधिकारी बैठते हैं वो उस क्षेत्र के जानकार होते हैं, और बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी अधिकारी बैठते हैं वो तो हर मामला, सिविल मामला देखते हैं, फौजदारी मामला देखते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स के मामले देखते हैं वो सब, ठीक है। उनका अधिकार क्षेत्र वहीं तक होना चाहिए। बाकी जो रेलवे का मामला है तो रेलवे ट्रिब्यूनल देखे, एनजीटी का मामला है तो एनजीटी ट्रिब्यूनल्स देखे। हमारा ये कहने का मतलब कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये साधारण बहुमत से क्या क्या चीज़ हो रहे हैं। थोड़ा ये भी जानना जरूरी है, साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत में क्या होता है, अब आप इतना जान लो। साधारण बहुमत में देखेंगे तो जितना उपस्थित लोग होते हैं, उपस्थिति और प्लस मतदान देने वाले संख्या, मतदान देने वालों की संख्या, ठीक है। मान लो हमारा लोकसभा में कितना सीट है तो 552। लेकिन अभी कितने लोकसभा में लोग रहते हैं? 543 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 543 लोग रहते हैं, ठीक है। तो उपस्थित कितने हुए हैं? 200 लोग मान लो उपस्थित हुए हैं, ठीक है। कितने लोग उपस्थित हुए हैं बाबू? तो 2 लोग उपस्थित हुए हैं, जिनमें से जिनमें से 180 लोगों ने मतदान दिया, 180 लोगों ने मतदान दिया। अब उसके बाद में 2 से हम डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो ये आप +1 कर देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 90 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो लगभग आप 91 लोग मान लो। कितना? 91 लोग मान लो। यदि 91 लोग आप यदि लोकसभा में उपस्थित हैं तो साधारण बहुमत से क्या क्या आप कर सकते हो? तो देखो साधारण बहुमत से आप जो है पहले नंबर पे देखेंगे धन विधेयक, दूसरे नंबर पे वित्त विधेयक, वित्त विधेयक आप वित्त विधेयक, उसके बाद साधारण विधेयक, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, फिर काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव,
ध्यान प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। ये सब आप प्रस्ताव ला सकते हैं साधारण विधेयक से, ठीक है। क्या क्या धन विधेयक का प्रस्ताव ला सकते हैं, वित्त विधेयक का, साधारण विधेयक का प्रस्ताव ला सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव, और उसके बाद में ध्यान रोको प्रस्ताव भी ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, सारा चीज आप जो है साधारण विधेयक से ला सकते हैं, ठीक है। साधारण बहुमत से किससे ला सकते हैं, साधारण बहुमत से आप ला सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे साधारण बहुमत के बाद में हम चलेंगे, हम तो देखेंगे प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, अब प्रभावी बहुमत में क्या होता है, प्रभावी बहुमत में मान लो 543 लोग हैं लोकसभा में, कितने लोकसभा में कितने लोग हैं, 543 लोग हैं, ठीक है। 543 में से जितने लोग या तो मृत्यु हो गई उसकी, या तो त्यागपत्र दे दिया गया हो, या तो उसको हटा दिया गया हो, सदस्यों को, ठीक है। उनको घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगी, मान लो कि इन लोगों में से 6 लोग को घटा दिया गया, ठीक है। तो आप 543 माइनस 6 कर देंगे, ठीक है। अब जितना भी आएगा 543 माइनस 6 करेंगे, जितना भी आएगा वो संख्या जो होगी उसके दम पे आप प्रभावी बहुमत से 8 लोगों को हटा सकते हैं। कितने लोगों को हटा सकते हैं, 8 लोगों को हटा सकते हैं। अब वो कौन कौन से लोग होते हैं उनके बारे में आप देखो। देखो लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा का उपाध्यक्ष, तीसरा रा, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, आगे विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति को, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, विधानसभा के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति, इनको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। किससे, प्रभावी बहुमत से। तो क्वेश्चन आता है कि प्रभावी बहुमत से किनको किनको हटा सकते हो, तो 8 अधिकारियों को हटा सकते हो। पहले लोकसभा के अध्यक्ष को हटा दो, उसके बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष, उसके बाद में राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। उसके बाद में विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, फिर विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति को हम हटा सकते हैं, प्रभावी बहुमत से हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, जो विशेष बहुमत की बात करेंगे। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, से देखेंगे। ये भी 3 प्रकार का होता है विशेष बहुमत। कितनी प्रकार का विशेष बहुमत होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत देख लो, ठीक है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत में क्या होता है 66%। जैसे मान लो 543 लोग हैं, उसका 66%, 2/3%, ठीक है। निकाल लो, जितना भी आएगा उसके आधार पर पहले प्रकार के विशेष बहुमत से हम 2 कार्य कर सकते हैं। एक आर्टिकल 249 के तहत
संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, पर कानून बना सकती है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 312, ठीक है, जो लोक सेवा से संबंधित है, लोक सेवा से संबंधित है, उस पे संबंधित है, उस पे कोई प्रावधान कर सकती है। ठीक है। तो आर्टिकल 249 में आपने समझ लिया, आर्टिकल 312 में जो लोकसभा से संबंधित है। ठीक है। आगे हम देखेंगे दूसरे प्रकार का बहुमत। दूसरे प्रकार के बहुमत में क्या होता है कि मान लो 543 लोग हैं लोकसभा में। ठीक है। दूसरे प्रकार का बहुमत, दूसरे प्रकार के बहुमत में देखेंगे। दूसरे प्रकार का बहुमत, दूसरे प्रकार का बहुमत। ठीक है। कितने लोग हैं? 543 लोग। ठीक है। अब 543 लोग में से इसका आधा कर देंगे तो मान लो 543 का आधा कर दो, एक नंबर ले लो तुम, कुछ भी 250 ले लो। हाँ, 250 ले लो मान लो। ठीक है। एक नंबर ले लिया 250। ये मान लो ये आधा है, या तो सीधे सीधे 550 कर दो, 550 कर दो तो आधा हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गए। अब उसके बाद में दो उपस्थित उपस्थित प्लस मतदान देने वाले सदस्य, मतदान देने वाले सदस्य, देने वाले सदस्य, देने वाले सदस्यों की संख्या का 66%। कितना परसेंट? 66% आए, या तो 3/2% लिखेंगे। ठीक है। 66% जो है इससे अधिक होना चाहिए। ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। 250 प्लस 1, 251। क्योंकि आधे से अधिक से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो 66% आ रहा है, जितने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य हैं ना, उससे जो है ये जो बहुमत है ना, इससे इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी तो आप दूसरे प्रकार के बहुमत से लोगों को हटा सकते हो, अन्यथा नहीं हटा सकते। तो दूसरे प्रकार के बहुमत से जो काम होते हैं, किसको किसको हटाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, हाई कोर्ट के जज को हटाना है। तो दूसरे प्रकार का बहुमत आपको पारित करना पड़ेगा, जो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, जल्दी हो नहीं पाता है। ठीक है। कैग, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, इनको भी हटाना है तो दूसरे प्रकार का बहुमत लाना ही पड़ेगा। और ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हटाना है तो दूसरे प्रकार का बहुमत लाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखेंगे तीसरे प्रकार के बहुमत में। ठीक है। तीसरे प्रकार का बहुमत, तीसरे प्रकार का बहुमत में देखेंगे क्या होता है। इसमें जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे किससे? तीसरे प्रकार के बहुमत से। ठीक है। और पूर्ण बहुमत से क्या करा जाता है? पूर्ण बहुमत, जब पूर्ण बहुमत की बात पूछे तो पूर्ण बहुमत से क्या किया जाता है? तो पूर्ण बहुमत से जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उम्मीदवार चुनने के समय में, राष्ट्रपति के चुनाव के समय में काम आता है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय में। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया था आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। आगे बहुमत का तो सिस्टम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे लोक प्रभुता क्या है। क्या देखेंगे? लोक प्रभुता। ठीक है।
लोक प्रभुता। अब लोक प्रभुता के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, लोक प्रभुता एक भ्रम है। केसी वियर नाम का एक बंदा है जो हमारे संविधान की आलोचना करता है। कहता है कि जो संविधान तुम्हारा हमारा बना हुआ है, वह जो है, जो मतदान देने के लिए जो लोग हो जाते हैं 21 वर्ष के, तो उसमें मालूम नहीं कि कितने वर्ष के लोग बैठ करके वहाँ पे बनाए। दूसरा, उनका कहने का मतलब था कि चुनाव नहीं हुआ, जा करके सांसद वहाँ पे विधानसभा में बैठ गए। हाँ, धनाढ़ लोग जाकर के विधानसभा में बैठ गए, टीचर लोग जाकर के विधानसभा में बैठ गए। तो उसके कहने का मतलब ये है कि चुनाव हुआ नहीं, लोग विधानसभा में बैठ गए और वही जो है विधानसभा में जाकर के संविधान को लिखे। तो हम उसके लिए जवाब देते हैं। हम क्या जवाब देते हैं? बड़े सफाई से जवाब देते हैं कि देखो, ठीक है, चुनाव हुआ नहीं था, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव भी नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब पहली बार भारत आज़ाद हो जाता है, पहली बार आम चुनाव होते हैं। कब होते हैं आम चुनाव? तो 1952 में होते हैं, 1952 में। 1952 में जब पहली बार आम चुनाव होता है ना, तो उसमें अधिकांश लोग जो है भाग लेते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं बाबू? भाग लेते हैं। वही लोग जो संविधान सभा में चुने गए थे, अधिकांश लोग भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद में कुछ एक दो अपवाद को छोड़ दो, कुछ अपवाद को छोड़ दो, ठीक है, अपवाद को छोड़ दो, अधिकांश लोगों ने, ठीक है, अधिकांश लोगों ने अधिकांश लोगों ने क्या किया? भा विजयी हो गए, और जो है भारी मतों से विजयी हुए। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि ठीक है, भले हमारा जो संविधान सभा बना था उसमें जो अप्रत्यक्ष तरीके से बैठे थे लोग, लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ तो काफ़ी लोग, जनता पसंद करती थी, उनको ही पसंद करी और वही उनको ही जिताई। ठीक है, अब हम लोक प्रभुता समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे, एक टॉपिक आता है हमारा संविधान के आदर्श। ठीक है, संविधान के आदर्श। संविधान के आदर्श में हमने प्रस्तावना को देख लिया था। ठीक है, अब देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला क्या देखेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या आता है? समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। तीसरा नंबर पे क्या आएगा? पंथ निरपेक्ष। चौथे नंबर पे लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, गणराज्य। इतनी चीजें आई। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबके बारे में समझेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। ठीक है, तो पहला हेडिंग है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको सॉवरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉवरेन बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब कोई भी बंदा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हो सकता है? जब वो अपने बारे में आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए तैयार हो तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो देखो, लोग एक आलोचना करते हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
भारत की संप्रभुता समाप्त होने जा रही है। अब कैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता कैसे समाप्त होने जा रही है? तो उनका कहना है कि लोग विदेशियों के प्रभाव में आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई भी देश ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेशों से प्रभाव से नहीं रह सकता, बिना विदेशों के प्रभाव के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे हर देश को अपनाना पड़ता है। जैसे एक आतंकवाद का मामला हो गया। ठीक है, आतंकवाद का मामला तो सभी देश मिल करके लड़ेंगे। दूसरी ह्यूमन राइट्स का मामला है। किसका मामला है? ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का उस मामले में सभी देश जो है मिल करके लड़ेंगे। और तीसरी जो है परमाणु अस्त्र की बात हो रही है। ये सब मामला में क्या करेंगे? सब देश मिल के लड़ेंगे। अकेले कोई लड़ सकता है क्या? पर्यावरण का मामला है, क्या अकेले आप लड़ सकते हो पर्यावरण से? अमेरिका पर्यावरण को कुछ मालूम कहता है कि जो है ग्रीन हाउस गैस कुछ होता ही नहीं है। अमेरिका का कहने है। हाँ, जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसकी है पूरे वर्ल्ड की। तो आप सोचो, ये सब क्या है? ये मामले आप अकेले नहीं ले सकते। अब देखो, भारत जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आदि सबका सदस्य है। डब्ल्यूटीओ, ये सबका सदस्य है भारत। हाँ, अब ये सब की सदस्यता जो भी देश ले लेगा तो उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही आपकी अर्थव्यवस्था पे। प्रभाव पड़ना ही है। और जब प्रभाव पड़ेगा तो लोग आपको बोलेंगे कि आप जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रह पाए हो। अब जैसे देखो, आईएमएफ ने कह दिया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है भारत का 4.19 है और जापान का कितना है? 4.89 4.18 है। ठीक है, अब पहला भारत किस नंबर पे था? पहले 5वां नंबर पे था। अर्थव्यवस्था भारत की किस नंबर पे थी? 5वें नंबर पे थी। अभी कितने पे आ गई? अब आप सोचो, अभी भारत जो है चौथे नंबर पे आ गया। पहला है अमेरिका, अब अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो चीन है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जर्मनी आ रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पे पहले क्या था? जापान था, लेकिन अब चौथे नंबर पे बड़े गर्व से हम भारत लिख सकते हैं। ठीक है, भारत 5वें नंबर पे अब जापान हो गया। ठीक है, हो गया ना? 5वें नंबर पे जापान हो गया। अब आप कह सकते हो कि भारत जर्मनी को भी छोड़ देगा। बहुत जल्दी भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। हम्म अब इतना कह सकते हो ना कि भारत बहुत जल्दी जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये सब चीज़ें होती जाती रहती हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। ठीक है, देखो, आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक्स, थैंक यू। भाई बंद कर दो यार।